अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सोनिया और आज हम डिस्कस करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम एमएसएन या फिर एएचएन बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपेंडिसाइटिस को। सो व्हाट इज़ अपेंडिसाइटिस? अब जहाँ पर वर्ड आइटस आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो अपेंडिक्स और आइटस, तो अपेंडिसाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का फुल नेम है। अब हम देखेंगे कि इसकी एनाटॉमी क्या है, कौन सी जगह पर अपेंडिक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम देख रहे हैं इस डायग्राम में, जहाँ पे ऊपर स्टमक है और नीचे इंटेस्टाइन है, जिसमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है वहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है सीकम के नीचे। ठीक है, सीकम से अटैच होता है और इलियोसिकल वॉल के नीचे प्रेजेंट होता है। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि अटैच होती है सीकम से बिलो द इलियोसिकल वॉल। ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन है अपेंडिक्स की। नाउ हम देखें कि इसका रोल क्या है। मोस्टली बोलते हैं कि इसका कोई रोल नहीं होता, ये ऐसे ही ऑर्गन है, ये ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है हमारी बॉडी में, इसका भी थोड़ा बहुत काम है हमारी बॉडी में। इसका काम है, इट प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन स्टोरिंग गुड बैक्टीरिया। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जिसमें क्या करता है, ये गुड बैक्टीरिया को स्टोर करता है। और जब उस पेशेंट को या फिर उस पर्सन को अगर डायरिया हो रहा है तो उस डायरिया के बाद, डायरिया इलनेस के बाद वो हेल्प करता है गट के फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। डायरिया में क्या होता है, डायरिया में बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं या फिर जो गट के नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उनका ही दिमाग ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी पेट में गड़बड़ हो जाती है। तो उसको कौन ठीक करता है? उसको अपेंडिक्स ठीक करता है। ओके, और दूसरा इसका मेन काम है, ये एक लिम्फाइड टिश्यू है जो कि थोड़ा बहुत हेल्प करता है लिम्फेटिक सिस्टम में या फिर इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो ये सिंपल इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन था हमारी बॉडी में। मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। अपेंडिसाइटिस आल्सो नोन एज एपिटाइफ्लाइटिस। ठीक है, ये इसको हम एपिटाइफ्लाइटिस भी बोलते हैं। ये क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडेज है जो कि अटैच होता है किसके साथ? सीकम के साथ। सीकम पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। अपेंडिक्स इज अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडेज अटैच टू सीकम जस्ट बिलो द इलियोसिकल wall because the appendix empties into the colon inefficiently and its lumen is small. यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जो अपेंडिक्स है वो कोलॉन में आकर खुलता है, जो सीकम है ना वहाँ पर आके ये एम्प्टी होता है, और इसकी जो ल्यूमन है वो नेरो है। तो नेरो होने की वजह से इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये इसका सिंपल सा मतलब था। ओके, नाउ हम देखेंगे इसके काजेस को कि अपेंडिसाइटिस को कौन काज करता है। तो मोस्ट कॉमन काज जो होता है वो एब्डोमिनल सर्जरी होती है। मोस्टली एब्डोमिनल सर्जरी के बाद अपेंडिसाइटिस होता है। उसके अलावा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, उसके इन्फेक्शन की वजह से भी अपेंडिसाइटिस होता है। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकल मैटर। ठीक है, फीकल मैटर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस होता है। देन लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया। लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया की वजह से भी इन्फ्लामेशन होती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, नेरोनेस हो जाएगी। नेरोनेस की वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अपेंडिसाइटिस होगा। देन इन्फ्लामेशन एंड फिब्रोसिस ऑफ कोलोन। कोलोन की इन्फ्लामेशन या फिर उसकी फिब्रोसिस की वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है इसका वो है फीकोलिथ। अब फीकोलिथ एक टर्म है जो कि यूज़ होता है हार्ड स्टूल के लिए। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल है, हार्ड स्टूल कौन से पेशेंट्स में होता है, जिनको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उनमें हार्ड स्टूल ज़्यादा बनते हैं, तो उनमें फीकोलिथ होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अपेंडिसाइटिस होती है। उसके अलावा लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है इन द लाइनिंग ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की लाइनिंग में लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स में नेरोनेस आ जाती है और उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से अपेंडिसाइटिस होता है। ये सारे मोस्ट कॉमन काज थे किसके? अपेंडिसाइटिस के।
सो काजेस के बाद हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी ये किस तरह से अगर होती है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन काज था वो क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन था। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिस सील ल्यूमन इनसाइड द अपेंडिक्स। अपेंडिस सील का मतलब होता है, सील जो वर्ड है इसका मतलब होता है कैविटी, यानी अपेंडिक्स की जो कैविटी है उसमें उसके ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी इनसाइड द अपेंडिक्स उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, बिल्डअप ऑफ म्यूकस इन दी अपेंडिक्स। म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप होना, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, किसमें, अपेंडिक्स में। वो स्टोर होना क्यों स्टार्ट करेगा, क्योंकि अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से म्यूकस बाहर नहीं जा पाएगा, इसकी वजह से उसकी वहाँ पर स्टोरेज होती जाएगी। सो अपेंडिक्स में कॉन्स्टेंटली म्यूकस सीक्रेट होने की वजह से उसमें क्या होगा, उसका जो प्रेशर है अपेंडिसील ल्यूमन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आप एरो ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है अपेंडिसील ल्यूमन का। देन उसके बाद क्या होगा, ब्लड फ्लो टू द अपेंडिक्स डिक्रीज। अब यहाँ पर जो एरो डाउनवर्ड जा रहा है वो शो कर रहा है डिक्रीज को, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया का मतलब है डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी। अब ब्लड ही नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन किससे जाएगी, ऑक्सीजन किसके साथ जाती है, ब्लड के साथ जाती है, तो ब्लड की डिक्रीज हो गया है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, अल्सरेशन या फिर लेजन्स हो जाएंगे अपेंडिक्स की म्यूकोजल लाइनिंग में। ठीक है, जब म्यूकोजल लाइनिंग को सही से ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ना ही ऑक्सीजन मिलेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, अल्सरेशन फॉर्म होगी, लेजन्स फॉर्म होंगे अपेंडिक्स की म्यूकोजल लाइनिंग में। देन उसके बाद क्या होगा, दे प्रोमोट्स माइक्रोब इन्वेजन। उसके बाद जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है अपेंडिक्स में उसकी इन्वेजन होगी। ठीक है, अगर आप बैक्टीरिया को गंदा ऐसा फेवरेबल माहौल देते हैं तो उससे क्या होगा, वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उसको उसके हिसाब से उसका एनवायरनमेंट तो उसको मिल गया, उसकी वजह से क्या होगा, इनकी इन्वेजन होगी, यानी ये इंक्रीज होंगे नंबर में। ओके, एक्सेसिव बैक्टीरिया हो जाएंगे। एक्सेसिव बैक्टीरिया होने के बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन होगी और उसके साथ साथ उसकी स्वेलिंग होगी। देन उसके बाद क्या होगा, अपेंडिसाइटिस। तो इस तरह से इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। अब ये पैथोफिजियोलॉजी हमने डिस्कस की ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। नाउ मैं एक दूसरी पैथोफिजियोलॉजी आपको समझाने की कोशिश करूँ कि किस तरह से अपेंडिसाइटिस होता है। सो विथ इंक्रीज इन इंट्रा लिम्फेटिक प्रेशर, लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेजेस इनहिबिट। लिम्फेटिक की जो ड्रेनेज है वो इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ओडीमा होगी या फिर स्वेलिंग होगी। ओडीमा और स्वेलिंग की वजह से वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी। वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वो क्या काज कर सकती हैं, इस्कीमिया, इन्फाक्शन या फिर गैंग्रीन। इस्कीमिया हम डिक्रीज ब्लड परफ्यूजन को बोलते हैं, यानी उस एरिया में ब्लड का फ्लो बहुत कम है या फिर रुक गया है, तो उसको हम इस्कीमिया बोलते हैं। देन इन्फाक्शन या फिर गैंग्रीन, गैंग्रीन हम उस एरिया को बोलते हैं जिस एरिया में डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से क्या हो गया है, वो एरिया जो है ना, उसके जो सेल्स हैं वो डाई हो गए, उनको हम गैंग्रीन बोलते हैं। सो उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरियल इन्वेजन्स होगी इन दी अपेंडिकुलर वॉल। उसके बाद अब हमें पता है कि जो इन्फ्लामेशन वाला प्रोसेस होता है वो कब रिलीज होता है, जब किसी भी किस्म की केमिकल इंजरी हो, फिजिकल इंजरी हो, ट्रामा हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन रिएक्शन स्टार्ट होता है। सो यहाँ पर केमिकल इंजरी हुई है इसको, तो इस केमिकल इंजरी की वजह से क्या होगा, मीडिएटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम इस्कीमिक टिश्यू। जो टिश्यू इस्कीमिक है उससे मीडिएटर्स रिलीज होंगे। कौन से मीडिएटर्स, हिस्टामीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि क्या काज करते हैं, इन्फ्लामेशन को काज करते हैं। सो उसकी वजह से क्या होगा, फीवर होगा, ल्यूकोसाइटोसिस और ट्रेकिकार्डिया यानी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लाम सेरोसा ऑफ अपेंडिक्स। अब सेरोसा क्या है, अपेंडिक्स की लेयर है जो कि इन्फ्लाम्ड हो जाएगी, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी। सो इन्फ्लामेशन की वजह से वो टच करेगी पेराइटल पेरिटोनियम को। पेराइटल पेरिटोनियम क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसको जो कैविटी सराउंड करती है उसको हम पेरिटोनियम या फिर पेराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं। सो अपेंडिक्स इन्फ्लाम होकर किसको टच करेगा, पेराइटल पेरिटोनियम को।
पेराइडल पेरिटोनियम को टच करने के बाद क्या होगा, सोमेटिक पेन फाइबर्स स्टिमुलेट हो जाएंगी। सोमेटिक पेन फाइबर्स स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा, उस पेशेंट को पेन होगा। पेन लोकलाइज ओवर अपेंडिसील साइट, जहाँ पर अपेंडिक्स प्रेजेंट है या फिर अपेंडिसील साइट प्रेजेंट है, तो वहाँ पर उस पेशेंट को पेन होगा, जिससे क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ अपेंडिसील वाल, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस हो गया है तो उसके रिवर्स तो नहीं हो सकता ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगी अपेंडिसील वाल की। देन अपेंडिसील वाल की ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होगा, परफोरेशन होगी। परफोरेशन यानी अपेंडिक्स में होल फॉर्म होना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जब होल फॉर्म होंगे तो अपेंडिक्स में अंदर क्या पड़ा है, अपेंडिक्स में अंदर पस वगैरह एंड एबनॉर्मल, ऐसा कह लें कि खराब फ्लूइड पड़ा है। ठीक है, यानी खराब बैक्टीरिया वगैरह पड़े हैं, ये सारे किसके अंदर प्रेजेंट है, अपेंडिक्स के अंदर प्रेजेंट है। जब उसमें होल आ जाएगा तो उनको मौका मिलेगा कि वो बाहर चले जाएंगे। अब बाहर जो चले जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, एब्सेस फॉर्मेशन होगी, पस की फॉर्मेशन होगी बाहर वाली एरिया में, जिसके बाद क्या होगा, जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें बाहर आ जाए तो बाहर जब ये फॉरेन बॉडीज़ आएंगे, एबनॉर्मल बॉडीज़ आएंगे, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। उसकी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, पेरिटोनियम में वो पेरिटोनियम कैविटी में आ जाएगा ना ये सारा फ्लूइड, सारा मटेरियल, तो वहाँ पर पेरिटोनाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, सो जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस हो सकती है। ये होल पैथोफिजियोलॉजी थी कि किस तरह से अपेंडिक्स होती है और अपेंडिसाइटिस होती है, और अपेंडिसाइटिस होने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन किस तरह से बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये मज़ीद इसको रिटन फॉर्म में मैंने लिखा है कि ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन के बाद क्या होता है, पेन होता है, फिर पस फॉर्मेशन होती है। आप इसको खुद ही रीड कर लीजिएगा। ओके, पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है उस डिजीज़ की साइंस और सिम्टम्स, यानी इस डिजीज़ की कौन सी साइन और सिम्टम्स है। अब यहाँ पर जो इसकी साइन और सिम्टम्स है, इस तरह से देखकर आप डर जाएंगे कि इतनी सारी साइन और सिम्टम्स हम किस तरह से याद करेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक निमोनिक बनाई है। ठीक है, ये निमोनिक क्या है, अपेंडिक्स, आपको ईजी होगा याद करने में, अपेंडिसाइटिस क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, तो इसकी निमोनिक क्या है, अपेंडिक्स। सो ए फॉर एब्डोमिनल पेन, क्योंकि अपेंडिसाइटिस है तो वहाँ पर पेन तो होगा। अब पेन कहाँ पर होगा और कौन सा पेन होगा, पेन के भी टाइप होते हैं ना, डल पेन होता है, सिवियर, शार्प। तो यहाँ पर जो पेन होगा वो डल पेन होगा अराउंड द बेली बटन विच रेडिएट्स टू राइट लोअर क्वाड्रेंट। अब ये बेली बटन के अराउंड रेडिएट होकर जाएगा और उसके अलावा ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पेन रेडिएट होकर। नॉर्मली जो अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद पी का मतलब है पॉइंट ऑफ मैकबर्नीस। अब ये पॉइंट ऑफ मैकबर्नीस क्या है, ये मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ कि ये कौन सी साइन है, कौन सी पॉइंट है। ओके, देन पी फॉर पुअर एपिटाइट, इसको एपिटाइट यानी इसको भूख नहीं लगेगी, जिसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। देन ई फॉर एलिवेटेड टेम्परेचर, अब यहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो उसकी वजह से फीवर हो रहा था, तो इसकी साइन में एलिवेटेड टेम्परेचर भी आएगा। देन एन फॉर नाजिया एंड वोमाइटिंग, डी फॉर डिज़ायर टू बी इन फेटल पोजिशन, अब वो पेशेंट ये डिज़ायर करेगा कि वो फेटल वाली पोजिशन में हो, क्योंकि जब वो फेटल वाली पोजिशन में होगा तो उससे क्या होगा, उसका पेन बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से वो फेटल पोजीशन में आता है ताकि उसका पेन जो है वो रिलीव हो। देन है आई फॉर इनएबिलिटी टू पास गैस। अब इस जो अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट होता है वो गैस को पास करने में फेल हो जाता है, वो जो गैस है उसको पास नहीं कर पाता, इनएबिलिटी टू पास गैस। देन एक्स फॉर एक्सपीरियंस रीबाउंड टेंडरनेस या फिर एब्डोमिनल रिजिडिटी। अब ये रीबाउंड टेंडरनेस क्या है ये भी मैं आपको आगे समझाती हूँ कि रीबाउंड टेंडरनेस क्या है, और एब्डोमिनल रिजिडिटी यानी एब्डोमिन सख्त हो जाए उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल रिजिडिटी। तो ये सारे इसके साइन और सिम्टम्स थे किसके, अपेंडिसाइटिस के। यहाँ पर पेन है, अब पेन कहाँ पर होगा,
वेग्यू एपिगेस्ट्रिक, एपिगेस्ट्रिक यानी स्टमक वाली एरिया पर इसको पेन हो सकता है। पेरी अम्बलाइकल यानी जो अम्बलाइकस है उसके अराउंड में पेन हो सकता है, जो कि प्रोग्रेस करता है कहाँ पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट से। पेन यूजुअली अकम्बाइंड बाय लो ग्रेड फीवर, पेन लो ग्रेड फीवर के साथ होगा, उसके अलावा नाजिया होगी उसको, और समटाइम्स उसको वोमिटिंग भी हो सकती है। देन टेंडरनेस इसमें किस तरह से होगी, अब यहाँ पर 100% तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो 50% प्रेजेंटेड केस है उन्होंने ये पता किया गया है कि जो लोकल टेंडरनेस है ना वो होती है पेशेंट को, जो अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट होते हैं। देन है मैकबर्नी पॉइंट। अब मैकबर्नी पॉइंट क्या है, ये एक वो पॉइंट है जहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसको पेन होता है। अब ये किस तरह से होता है ये मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाती हूँ। देन है रिबाउंड टेंडरनेस। अब रिबाउंड टेंडरनेस क्या है, रिबाउंड टेंडरनेस भी एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पेशेंट के एब्डोमेन पे प्रेशर लगाते हैं अपने हैंड से, और उस प्रेशर को जब हम अपने हैंड को जब हम ऊपर करते हैं तो उस पेशेंट को सिवियर पेन होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। देन है रोविंग साइन। अब रोविंग एक साइंटिस्ट है जिसने ये साइन दी थी। इसमें क्या होता है कि हम पल्पेट करते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को, तो जो पेन होता है ना वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, इसको हम रोविंग साइन बोलते हैं। अगर आप किसी भी पेशेंट को लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पल्पेट कर रहे हैं और उसको पेन राइट लोअर क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो इसका मतलब है उस पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स हो गई है। सो अब देखिए मैकबर्नी पॉइंट और रोसिंग साइंस, तो ये क्या है। सो मैकबर्नी पॉइंट एब्डोमिनल वॉल पे लाई करती है बिटवीन नेवल एंड, नेवल किसको हम बोलते हैं, बेली को यानी अम्बलाइकस को नेवल बोलते हैं, बिटवीन नेवल एंड राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन। ठीक है, इनके बीच में ये जो पॉइंट है ना वो पाई जाती है, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर द मोस्ट पेन इज एलिसिटेड बाय द प्रेशर इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अगर उस पेशेंट को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है तो मोस्ट जो पेन होता है ना वो इस पॉइंट पे होता है। कौन सी पॉइंट पे, मैकबर्नी पॉइंट पे। अब यहाँ पर ऊपर जो डायग्राम दिखा रहा है इसने एरोस जो है ना वो पेशेंट के ऊपर ड्रा की हैं, जहाँ पर वो समझा रहा है कि मैकबर्नी पॉइंट एक्चुअली में होती कहाँ है। तो मज़ीद एक क्लियर डायग्राम में यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम राइट सुपीरियर इलियक सुपाइन से एक लाइन ड्रा करते हैं अम्बलाइकस की तरफ, और वहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जब हम इस जहाँ पर इस डॉक्टर का हैंड है, अगर यहाँ पर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो जो पेन है वो रेडिएट होता है किसके सराउंड में, अम्बलाइकस के सराउंड में, तो इसको हम बोलते हैं मैकबर्नीज पॉइंट। देन है रोविंग साइन। तो रोविंग साइन किस तरह से होती है, रोविंग साइन में बी एलिसिटेड बाय द पल्पेटिंग द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पल्पेट करते हैं तो जो पेन होता है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उस पेशेंट को क्या है, अपेंडिसाइटिस है। सो नाउ हम देखेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में। सो अगर अपेंडिसाइटिस ट्रीट नहीं किया गया, अगर उसको हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, मोस्टली परफोरेशन होती है। परफोरेशन मैंने आपको पीछे डिस्कस किया है डिटेल में कि किस तरह से परफोरेशन होती है। सो परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स, दिस इज़ अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है अपेंडिसाइटिस का। अगर परफोरेशन होगी तो उसके बाद ये जो नीचे रेड कलर वाले कॉम्प्लिकेशन है ना वो हो सकते हैं। अगर परफोरेशन नहीं हो रही तो ये वाले जो कॉम्प्लिकेशन है ना उनके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि परफोरेशन की वजह से जो इंटरनल मटेरियल है वो सारा बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं हमें। तो परफोरेशन के बाद क्या हो रहा है, पेरिटोनाइटिस यानी पेरिटोनियम कैविटी की इन्फ्लेमेशन हो रही है। उसके अलावा एब्सेस फॉर्मेशन, वहाँ पर पस की एक्युमुलेशन हो रही है। एंड देन पोर्टर पैलीफेल्बाइटिस। अब यहाँ पर जो पोर्टल वीन्स है ना उन पोर्टल वीन्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है। पीछे हमने पढ़ा ना वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पोर्टल पैलीफेल्बाइटिस। फेल हम बोलते हैं वीन्स को और आइटस हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन को। तो यहाँ पर पोर्टल वीन्स की इन्फ्लेमेशन होगी।
नाउ परफोरेशन जनरली अकर 24 आवर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पेन। जो परफोरेशन होती है ना वो पेन के 24 आवर बाद ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिसमें सिम्टम्स कौन से होते हैं? फीवर इसमें होता है 37 से 7 डिग्री से ग्रेटर होता है, टॉक्सिक अपीयरेंस होती है उस पेशेंट में, एंड कंटिन्यूएड एब्डोमिनल पेन होता है उसमें, और टेंडरनेस होती है उसके एब्डोमिन में। सो इस तरह से पेशेंट को हम असेसमेंट एंड डायग्नोस किस तरह से करेंगे? सो डायग्नोस इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मिक बर्नी पॉइंट को करेंगे, रिबाउंड टेंडरनेस करेंगे और रोबिंग साइन करेंगे कि आइदर वो साइन उस पेशेंट में है, ठीक है, तो उसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। सो जो हम डायग्नोस करेंगे वो कम्प्लीटली बेस्ड होती है किसके ऊपर? फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर और लेबॉर्ट्री फाइंडिंग के ऊपर, और उसके अलावा इमेजिंग स्टडीज़ जिसमें हम सिटी स्कैन वगैरह करवाते हैं। सो फिजिकल एग्जामिनेशन तो हमने पीछे डिस्कस कर ली, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी लेबॉर्ट्री फाइंडिंग। सो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग में हम सबसे पहले सीबीसी काउंट देखेंगे, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट की टेस्ट करवाएंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट शोज एन एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी। अब जहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ पर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट इंक्रीज होता है, तो उस हमें क्या मिलेगा? सीबीसी काउंट में डब्ल्यूबीसी एलिवेटेड मिलेंगे विथ एन एलिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अब जो मोस्टली सेल्स आते हैं ना वो न्यूट्रोफिल्स आते हैं इन्फ्लामेशन के लिए, तो न्यूट्रोफिल्स का तादाद भी हमें एलिवेटेड मिलेगा सीबीसी काउंट में, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी किस्म की इन्फ्लामेशन हुई है बॉडी के अंदर। देन है इमेजिंग स्टडीज़। इमेजिंग स्टडीज़ में हम एब्डोमिनल एक्सरे फिल्म करते हैं, देन अल्ट्रासाउंड स्टडी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, जो कि रिवील करती हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट की डेंसिटी और लोकलाइज्ड डिस्टेंशन ऑफ द बावल। ठीक है, इसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, कहाँ पर इन्फ्लामेशन है, तो ये सारा हम इमेजिंग स्टडीज़ में देखते हैं। देन है प्रेगनेंसी टेस्ट। अब प्रेगनेंसी टेस्ट हम प्रेग्नेंट वुमेन को ही करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ये चांसेस तो नहीं है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। देन हम लेप्रोस्कोपी करेंगे। लेप्रोस्कोपी एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी में बी यूज्ड टू रूल आउट एन एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है। लेप्रोस्कोपी क्या है? इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, ठीक है। देन सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन का क्या मतलब है? अब ये एक किस्म की प्रोटीन से जो कि फॉर्म होती हैं कहाँ पर? लिवर में। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से लिवर में रैपिडली इनकी जो कंसंट्रेशन है या फिर इनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा विद इन द फर्स्ट 12 आवर। तो इस तरह से हम इसकी असेसमेंट और डायग्नोस करते हैं। देन हम देखेंगे इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे? सो मेडिकल मैनेज शुड बी परफॉर्म केयरफुली टू अवॉइड अल्टरनिंग द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। मेडिकल मैनेजमेंट हम केयरफुली मैनेज करेंगे ताकि जो अल्टर्ड साइन सिम्टम्स है ना वो ना हो जाएं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे? उस पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे टू करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए, और आईवी फ्लूइड्स आर एडमिनिस्टर प्रियर टू सर्जरी। अब सर्जरी के लिए हमने क्या देना होता है? उसको आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं। देन एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि जो इन्फेक्शन हुआ था वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ था, तो हम उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे जो क्या करेगा? उसको प्रिवेंट करेगा सेप्सिस से। सो एंटीबायोटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड अंटिल सर्जरी इज परफॉर्म। जब तक सर्जरी हो नहीं जाती तब तक हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं। देन उसकी ड्रेनेज करते हैं। ड्रेनेज जो परफोरेशन होती है ना उसके हम परफोरेशन करवा के, परफोरेशन की वजह से एब्सेस फॉर्म हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं? ड्रेनेज करती हैं उस पस की। तो यह उसकी मेडिकल मैनेजमेंट है। देन है इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हमें जब पता लगे कि उस पेशेंट में अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है तो हमें जल्द से जल्द उस पेशेंट की अपेंडिक्स जो है ना उसको रिमूव कर देनी चाहिए। हमें वेट नहीं करना, क्योंकि ये इतना भी इसेंशियल नहीं है कि हम मज़ीद वेट करें, क्योंकि हमें पता है ना इसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपेंडेक्टोमी, जिसमें हम सर्जरिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स परफॉर्म करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड एज सून एज इट इज़ पॉसिबल टू डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ परफोरेशन, ठीक है। अगर ज़्यादा देर तक अगर हम इस अपेंडिक्स को रखेंगे
तो परफोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसका रिस्क बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने जल्द से जल्द अपेंडिक्स को रिमूव कर देना है। देन है लेप्रोटोमी एंड लेप्रोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, दे आर बोथ प्रोसीजर एंड आर सेफ। ठीक है, ये सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ऑफ अपेंडिसाइटिस विथ परफोरेशन। अगर परफोरेशन हुई है तो हम लेप्रोटोमी या फिर लेप्रोस्कोपी की मदद से अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सर्जिकल मैनेजमेंट है अपेंडिसाइटिस की। देन दिस इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर अपेंडिसाइटिस। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स क्या करेगी, उसकी इंटरवेंशन क्या होगी, आईवी इन्फ्यूजन देगी पेशेंट को, ताकि आईवी इन्फ्यूजन क्या करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे जो फ्लूइड लॉस हुआ है और प्रमोट करेंगे एडिक्वेट रीनल फंक्शनिंग को, और उसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। देन पोजिशन हम आफ्टर सर्जरी द नर्स प्लेस द पेशेंट ऑन अ हाई फाउलर पोजिशन। ठीक है, नर्स को क्या करना होगा, अगर उस पेशेंट की सर्जरी हो गई है ना तो उसको फॉलर वाली पोजीशन में लेटाना है, ताकि क्या होगी, उसका जो पेन है ना वो रिड्यूस हो। क्योंकि अगर वो नॉर्मली ऐसे सोएगा या फिर लेटेगा तो इंसिजन की वजह से उसको पेन होगा, एब्डोमिनल ऑर्गन की प्रेशर वगैरह की वजह से। तो इसीलिए नर्स को चाहिए कि आफ्टर सर्जरी पेशेंट को फॉलर पोजीशन दे। देन ओरल फ्लूइड्स तब देने हैं जब वो टॉलरेट कर सके। ठीक है, उसके बाद ही ओरल फ्लूइड्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड।